हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप भी इस बार सीटेट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसका दोस्तों एग्जाम डेट 15 दिसंबर रखी गई है, यानी कि 15 दिसंबर को दोस्तों इसका आपका एग्जाम है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। दोस्तों, यदि आप बीटीसी या बीएड किए हो दोस्तों और इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो अपनी प्रिपरेशन दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसका 16 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो जल्दी से दोस्तों, यदि आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है अपनी तैयारी दोस्तों जब एग्जाम पास आ जाता है तब स्टार्ट करते हैं। ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। देखिए जाए दोस्तों, तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अक्टूबर आपका मंथ चल ही रहा है, इसके बाद नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम ही है दिसंबर में। तो मात्र 2 महीने ही आपके पास बचे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप नहीं किए तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए और अपनी तैयारी को दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता दें कि अपने इस चैनल पे लगातार सीटेट की क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे। मॉर्निंग में दोस्तों सुबह में 6 बजे दोस्तों आपको 30 प्रश्नों का एक सेट मिलेगा दोस्तों, 30 प्रश्नों का डेली। आपको चाहे हिंदी का हो सकता है दोस्तों, या सीडीपी बाल विकास का हो सकता है दोस्तों, या एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान 6 to 8 हो सकता है दोस्तों, कोई भी हो सकता है। तो सुबह में डेली दोस्तों आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें 30 प्रश्न होंगे दोस्तों हिंदी के, या तो 30 प्रश्न सीडीपी के, या तो 60 प्रश्न आपके एसएसटी के होंगे। ठीक है, 1 to 5 के लिए भी दोस्तों है, और स्पेशली ये 6 to 8 के लिए ही दोस्तों हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों डेली सुबह में आप इस मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए और इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप जितने टेस्ट हम आपको कराएंगे, अगर इतना टेस्ट ही कर ले गए दोस्तों ना, तो निश्चित रूप से 2 महीने में आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पहला मॉक टेस्ट आपको कराते हैं हिंदी का और देखते हैं कि अभी तक आप लोगों ने सीटेट एग्जाम के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो। तो हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। एक चीज दोस्तों हम आपको जरूर बताएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। पहली चीज दोस्तों कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए प्रश्न को पढ़ने के लिए और ऑप्शंस को भी पढ़ने के लिए। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शंस को भी पढ़ना है। हमारे साथ प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। पहला ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, और चौथा ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक दोस्तों हम आपको क्लू बताना चाहेंगे ताकि दोस्तों सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको दोस्तों हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना है, पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है। नेगेटिव ऑप्शन दोस्तों आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है। हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही देना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, तो जटिलताओं दोस्तों नेगेटिव नहीं होगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होगा। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी आंसर सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रश्न पढ़ते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, यानी कि ऐसे बच्चे जो दोस्तों देख नहीं सकते हैं, उन्हें दृष्टिबाधित बच्चे कहेंगे। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। क्या ऐसा है दोस्तों कि उन्हें आप क्लासरूम में अलग बैठा देंगे? ऐसा नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है दोस्तों, जितनी भी लैंग्वेज एक्टिविटीज होंगी उसमें उनको शामिल नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे? ये भी नहीं होगा आपका। सी वाला ऑप्शन है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ये भी दोस्तों एक तरह से नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी सीखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बीआरटी लेवल पर लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तकों में
किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? पहला है विदेशी साहित्य की रचनाएं। दूसरा ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तीसरा ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। और चौथा ऑप्शन है केवल कहानियां अथवा कविताएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है चारों ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है, उनको जो ऑप्शन सही लगता है उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। ऐसी गलती दोस्तों आपको नहीं करना है। ऐसे दोस्तों आप करेंगे तो आपके 2-3 प्रश्न गलत हो जाएंगे, ठीक है, हर सेक्शन में। इसीलिए दोस्तों चारों ऑप्शंस को पढ़िए, आपको प्रश्न आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। यानी कि बच्चों की दोस्तों भाषिक क्षमता की यानी लैंग्वेज कैपेसिटी का असेसमेंट करना है, सबसे उचित तरीका क्या है। पहला है कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए और संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो लॉजिकल हो, ठीक है, जिसमें बच्चा कुछ एक्टिविटीज कर सके, कुछ कार्य कर सके, जिसमें बच्चा कुछ कार्य करने में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे देखिए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चा क्या लिखेगा, कहानी लिखेगा। तो जब बच्चा दोस्तों, जब बालक कहानी लिखेगा तो उसमें अपना खुद का उसको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें उसको सोचना पड़ेगा। जैसे उसमें बहुत सारे संज्ञा, सर्वनाम, बहुत सारे सब शब्द आएंगे, उसका वो प्रयोग करेगा। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। देखिए दोस्तों, कई बार आप प्रश्न नहीं सही से पढ़ते हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और प्रश्न समझ गए तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूछा गया है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी, सबसे कम इफेक्टिव तरीका कौन है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। यही सबसे कम प्रभावी है, बाकी दोस्तों ये तीनों आपके प्रभावी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पूछा है, नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों समझने की योग्यता का विकास। अगला ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। और तीसरा ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और चौथा ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो दोस्तों कंठस्थ करना आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये होगा नहीं, इसलिए बी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया है, प्रश्न निगेटिव पूछा गया है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। क्या भाषा सीखने के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण। यही आपका भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। हिंदी भाषा का दोस्तों असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसका करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, तभी आप सटीक आंसर दे पाएंगे। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। देखिए दोस्तों, बहुभाषिक का क्या मतलब होता है, मल्टी लैंग्वेज, यानी कि जिसमें अलग अलग प्रकार की कई भाषाएं सिखाई जाती हों। ऐसे क्लासरूम जहाँ पे दोस्तों बच्चों को बहुत सी भाषाएं सिखाई जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेज, उसी को बहुभाषिक कहा जाता है। और प्रश्न पूछा गया है कि बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता,
बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नेगेटिव पूछे तो ऑप्शंस भी आपको नेगेटिव देना है, ठीक है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषाओं की विभिन्न छटाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाठों की संख्या। यही सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी ये दोस्तों तीनों महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताएं। देखते हैं दोस्तों कितने लोग बताते हैं। बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों अलग अलग प्रकार की कई भाषाएं जहाँ पे सिखाई जाती हैं, बहुत सी भाषाएं भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती हैं, निगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। भाषाई सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, नहीं होगा, निगेटिव। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हो सकता है दोस्तों। अगला ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भाषा मीन्स लैंग्वेज क्या है? भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। देखिए दोस्तों, ही जो होता है ये आपका निपात होता है, हिंदी में आप निपात पढ़े होंगे। यदि यह किसी वाक्य में प्रयोग होता है या किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में दबाव देने के लिए, फोकस करने के लिए प्रयोग होता है, और जनरली दोस्तों उस सेंटेंस को निगेटिव बना देता है ये। तो विद्यालय में ही सीखी जाती है, निगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हो सकता है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखते हैं, सदैव व्याकरण के नियम का ही अनुगमन करती है, तो ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता देना चाहेंगे, सीटेट एग्जाम के लिए आप कितना भी पढ़ लेंगे आपके लिए कम रहेगा। इसलिए दोस्तों सीटेट के कुछ जो वर्ड्स हैं, जो इसकी लैंग्वेज है, जो इसकी फॉर्म है, जो इसकी पेडागॉगी है, इसको समझिए आप। अगर इसको समझ गए आप ना, तो आपके लिए सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। और जब तक नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक आपके लिए आसान नहीं रहेगा। हमने भी दोस्तों जब इसके टैग वर्ड्स को, जो इसकी लैंग्वेज है, जब इसको हम समझ गए, तो दोस्तों 3 से 4 बार हमने आराम से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है। तो आप भी दोस्तों कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा की समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे, हम वेट कर रहे हैं आंसर का। देखिए दोस्तों, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते तो स्कूल क्या करने के लिए आते हैं? सी वाला ऑप्शन है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों है कि समर्थ नहीं होते हैं, उनको थोड़ा बहुत दोस्तों भाषा का ज्ञान जरूर होता है। कोरी स्लेट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाला प्रश्न दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, और जल्दीबाजी में आप गलत करके आते हैं, इसको एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब आपको समझ में आता है कि गलत हो गया। लेकिन एग्जाम में अच्छे से पढ़ेंगे नहीं प्रश्न को, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, प्रश्न को टाइम दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है, ये सही नहीं है। बाकी दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट मातृभाषा में बनती है, ये सही है दोस्तों, ये ठीक है। उसके बाद भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है, ये भी सही है दोस्तों। फिर अगला है कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये भी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा।
क्या दोस्तों केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है? ऐसा कुछ नहीं है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों है। अगला ऑप्शन है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जो आपका लैंग्वेज पूछी जाती है, जैसे आप हिंदी तो आप लैंग्वेज लिए ही होंगे, इसके साथ या तो आप संस्कृत लिए होंगे या तो आप अंग्रेजी लिए होंगे, ठीक है, या और भी लैंग्वेज दोस्तों आप लिए होंगे। तो जो आपका लैंग्वेज का पोर्शन होता है उसमें उससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में दोस्तों 15 प्रश्न आपका पेडागॉजी से पूछा जाएगा, शिक्षण से। बाकी 15 प्रश्न दोस्तों आपका पैसेज पे आधारित होता है, ठीक है, पैसेज पे। तो दोस्तों हम 15 प्रश्न पेडागॉजी के कर लिए हैं और आगे की 15 प्रश्न अब हम लोग करेंगे जो है पैसेज के। चलिए दोस्तों, पैसेज करने का जो तरीका है दोस्तों हम आपको बता दें। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्न पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आपके माइंड में प्रश्न रहे। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हरा भरा जीवन का अर्थ है, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि, उसके बाद है जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि। के बाद दोस्तों जो है कि आप पैसेज पे आएंगे और अपने साथ एक पेंसिल जरूर रखा करिए, ठीक है, इससे हेल्प मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम लोग जो है कि हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम हो और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरी हरियाली, मन में जगी उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो दोस्तों ये आपका पैसेज था और इस पे आधारित प्रश्न आपका पूछा गया है कि हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। अगला प्रश्न है कि कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं, नदियों की आवाज, पहाड़ों की चोटियां, समस्त प्राकृतिक उपादान या पेड़ों की हवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्त प्राकृतिक उपादान। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, वृंद लताएं, हरा भरा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे और डालियां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। नेक्स्ट दोस्तों, कवि यह संदेश देना चाहता है इस पोयम के माध्यम से कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल हैं, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि जग से तुम हो और तुमसे है यह प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, कवि दोस्तों क्या कहना चाहता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है इस पे है, अनुपम से अभिप्राय है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला है प्रश्न है कि 22 से लेकर के 30 तक दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना और इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों हमको बता दें कि सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है, प्रश्न पढ़ने के बाद ही इसका आंसर आप देंगे। यही तरीका दोस्तों अगर आप एग्जाम में अप्लाई करते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पैसेज को सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को देखते हैं कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग किया, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं क्योंकि। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो दक्षताएं हमारे जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर। और अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को। अगला प्रश्न है कि एक प्रत्यय का उदाहरण है
और मनगढ़ंत का अर्थ है। तो दोस्तों ये सभी आपके प्रश्न थे, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे चलते हैं दोस्तों पहले पैसेज पे, ठीक है। यहाँ पे आपका पैसेज है, पैसेज को पढ़ते हैं और पेंसिल दोस्तों जरूर रखिए पैसेज को पढ़ते समय, ठीक है। चलिए देखते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता एक अध्ययन किया गया कि इसमें भारत में 3 तरह के बच्चे की तुलना की गई। एक तरफ के वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। 3 तरह के बच्चों पे अध्ययन किया गया। उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब अक्सर लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों को जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न था, इस पे आधारित पैसेज था, इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा है गणित से। आगे चलते दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि किन बच्चों ने सवाल का हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया। जो स्कूल सिर्फ जाते हैं, जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं न ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दुकानदारी करते हैं दोस्तों बच्चे, वे बच्चे मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप लोग बताइए, हम वेट कर रहे हैं आंसर का। तो पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं क्योंकि। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? राइट आंसर विल बी द बी, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोषजनक होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका बताना आंसर। अनुच्छेद के आधार पे बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बनाने में भी मदद करता है, उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है, इक प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को दोस्तों बदल देते हैं, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का मतलब दोस्तों जो किसी शब्द के अंत में लगे। सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित या संकुचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक में इक प्रत्यय है। मनगढ़ंत का क्या अर्थ है दोस्तों? तो मनगढ़ंत का दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा मन ही मन हिसाब लगाना, ये आपका मनगढ़ंत होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का मतलब दोस्तों ऐसे क्रिया जिसमें 2 क्रियाएं एक साथ यूज होती हैं। दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। तो दोस्तों अध्ययन किया गया, ये आपकी संयुक्त क्रिया इसमें प्रयोग हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको जो है कि 30 प्रश्नों का एक सेट कराए हिंदी का। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर जिक्र कीजिएगा। और डेली दोस्तों 6 बजे आपको 30 प्रश्नों का एक सेट निश्चित रूप से मिल जाएगा।